डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या देखे थे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में ये देखे कि यहाँ पे जो कंडक्टर्स होंगे, जैसे ये स्लॉट्स बने हुए हैं ना, इन स्लॉट्स में क्या होंगे, इन स्लॉट्स में कंडक्टर्स होंगे। तो ऐसे मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, चलो इसमें जैसे हम बनाए हुए टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स 18। अगर टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स 18 है तो इस मशीन में कितने पोल्स होंगे, 2 पोल्स होंगे। एक पोल्स इस साइड होगा और एक पोल्स नीचे की साइड होगा, या फिर बोल दो एक पोल इस साइड एक पोल इस साइड। लेकिन फिर एक्सिस कैसा बनेगा, पोल को डिवाइड करने वाला एक्सिस कुछ ऐसे बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे पोल का क्यू एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस। एक क्यू एक्सिस होता है, एक डी एक्सिस होता है। अब अगर यहाँ पे हम मान के चले हैं कि ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा डी एक्सिस है, तो ये क्या होगा, ये क्यू एक्सिस होगा ना। तो मतलब पोल्स को ऐसे ऐसे मान के चले। अच्छा ठीक है, तो पर पोल कितने स्लॉट्स होंगे, पर पोल अगर हम स्लॉट्स निकालना चाहें तो यहाँ पे देख रहे हैं इस एक्सिस के ऊपर एक पोल के लिए स्लॉट है, इस एक्सिस के नीचे दूसरे पोल के लिए स्लॉट है, और इन्हीं क्यू और डी को क्या बोलते हैं, वाइंडिंग का एक्सिस। वहाँ पे देखे हुए थे वाइंडिंग का एक्सिस किसको बोलते हैं। अच्छा, अब अगर टोटल 18 स्लॉट हैं तो क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे अगर 2 पोल का मशीन है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसके लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर P इज इक्वल्स टू 2। P इज इक्वल्स टू 2 के लिए बात कर रहे हैं, तो और क्या साथ साथ हो जाता है, क्या थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू थीटा मैकेनिकल भी हो जाता है। हाँ, थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल के बराबर हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे कितने स्लॉट्स हो गए अंडर ईच पोल, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयर इज, अब देखो 18 स्लॉट हैं, 2 पोल का मशीन है, तो क्या बोलेंगे, ये स्टेटर है, समझ में आ रहा है, ये स्टेटर का वाइंडिंग बनाए थे ना हम लोग। हाँ, स्टेटर में क्या देख रहे हैं, स्टेटर में देख रहे हैं कि एक जो रोटर का पोल है, एक पोल वो कितना कवर कर रहा है, वो टोटल s नंबर ऑफ स्लॉट्स कवर कर रहा है। तो फिर क्या बोलेंगे, पर पोल कितना, 2 पोल हो जाएंगे तो टोटल कितना कवर कर रहा होगा, s बाई पी। तो देयर इज s बाई पी नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। पर पोल कितने स्लॉट्स हैं, s बाई पी, जहाँ पे s क्या है, हियर s इज टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड p इज टोटल नंबर ऑफ पोल्स। p इज टोटल नंबर ऑफ पोल्स। अब हमें 3 डेफिनेशन के बारे में जानना होगा, कौन कौन सा, तो एक पढ़े होंगे पहले फेज बेल्ट के बारे में जिसको m से डिनोट करते हैं, तो एक हम पढ़ेंगे फेज बेल्ट के बारे में जिसको किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फेज स्प्रेड के बारे में, एक फेज कितना फैला हुआ है। फेज स्प्रेड को किससे दिखाते हैं, फेज स्प्रेड को सिग्मा से दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, स्लॉट पिच के बारे में बात करेंगे कि एक स्लॉट या स्लॉट पिच का मतलब हो गया कि एक स्लॉट कितना कवर कर रहा है। तो अगला बात करेंगे हम स्लॉट पिच के बारे में, जिसको किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो चलो पहला लिखो फेज बेल्ट। फेज बेल्ट क्या होता है, तो फेज बेल्ट लिखो, इट इज ए ग्रुप ऑफ consecutive slots occupied by each phase under each pole, ठीक है। तो यहाँ पे हम m इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जैसे m इज इक्वल्स टू लिखना हुआ। अब चलो बताओ, यहाँ पे कंडक्टर्स पहले बनाओ, फिर उसके बाद बात करते हैं। अब ये कंडक्टर्स बने हुए हैं स्लॉट्स पे, ठीक है। तो कितने कंडक्टर्स हैं, टोटल 9 कंडक्टर्स हैं। अब मान लेते हैं हम 3 फेज के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, 3 फेज के लिए अगर बात कर रहे हैं तो पर पोल, 2 पोल का मशीन है तो पर पोल कितने, 9 हो गए। अब 3 फेज के लिए एक सिंगल फेज के पास कितने कंडक्टर्स होंगे, क्या एक सिंगल फेज के पास 3 कंडक्टर होंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये अगर ए फेज है, ये भी ए फेज है, ये ए फेज है, तो ये क्या होगा, बी फेज के लिए, और ये क्या हो जाएगा फिर सी फेज के लिए हो जाएगा, ये नीचे वाले पोल पे आ जाएगा मान लो, ठीक है। तो एक फेज कितना कवर कर रहे हैं, एक फेज के पास 3 स्लॉट है, मतलब कंडक्टर्स जितने भी होंगे, लैप वाइंडिंग पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ना। तो एक फेज कितने, 3 स्लॉट कवर कर रहा है। अब अगर एक फेज 3 स्लॉट कवर कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 3 स्लॉट्स
पर फेज पर पोल है, 3 स्लॉट्स पर फेज पर पोल है। वैसे अगर दोनों पोल के लिए देखें तो 3 और 3 इस तरफ होंगे, ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश 3 होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 स्लॉट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर पोल यहाँ पे भी है। मतलब टोटल अगर हम बात करें, पर पोल ना बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेज क्या हो जाएगा, 6 नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेज हो जाएगा स्टेटर की वाइंडिंग के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट m इज इक्वल्स टू क्या, स्लॉट्स नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाई स्लॉट्स पर फेज अंडर ईच पोल, मतलब पर पोल, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेज पर पोल बात करेंगे। अब यहीं पे फ्रैक्शनल वाइंडिंग के भी बारे में बात किए थे और फ्रैक्शनल स्लॉट के भी बारे में बात किए थे और इंटीग्रल स्लॉट के भी बारे में बात किए थे, समझ में आया। तो यहाँ पे m क्या होगा, m होगा कि एक स्लॉट कितना कवर कर रहा है, एक फेज कितना स्लॉट कवर कर रहा है, तो कितना, 3 स्लॉट कवर कर रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कैसे, अब ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन चुका है, स्लॉट्स का मतलब क्या हो गया, स्लॉट्स का मतलब हो गया s, फेजेस का मतलब यहाँ पे 3 फेज का मशीन है तो 3 फेज इंटू पोल कितने, 2 पोल है तो p लिख देते हैं। अब चलो कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स थे टोटल, 18, 3 फेज इंटू पोल कितने, 2, तो 6, 18 डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ, 3, तो m क्या 3 आना भी चाहिए, हाँ बिल्कुल m 3 आना भी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लॉट पिच के बारे में। अब स्लॉट पिच का मतलब हुआ कि एक स्लॉट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इलेक्ट्रिकली। जैसे अगर हम बात करें, मान लो कि एक स्लॉट के द्वारा जैसे मान लो एक स्लॉट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे बीटा एंगल ना। तो स्लॉट पिच का मतलब हुआ कि एक स्लॉट कितनी दूर तक फैला हुआ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्लॉट होगा ना, इसको क्या मानोगे, इसको स्लॉट में, एक स्लॉट में कंसीडर करोगे, फिर अगला स्लॉट यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर अगला स्लॉट यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब बात समझ में आ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्लॉट पिच। ये एंगल कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली होगा, ये एंगल कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली होगा। अब ये एंगल डिपेंड करता है कि क्या होगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, बीटा इज इक्वल्स टू लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स ना। अब जैसे यहाँ पे बात करें 360 डिग्री डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने थे, 18, तो 360 डिवाइडेड बाई 18 करोगे तो कितना डिग्री आया एक स्लॉट का, तो एक स्लॉट का लगभग कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक स्लॉट कितना डिग्री सबटेंड कर रहा है, 20 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो लिखो स्लॉट पिच, इट इज इलेक्ट्रिकल एंगल सबटेंडेड बाई ईच स्लॉट एट सेंटर, इलेक्ट्रिकल एंगल सबटेंडेड बाई ईच स्लॉट एट सेंटर। लेकिन अभी जो हम बीटा निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, बीटा ऐसा एंगल है, ये कैसे देख रहे हैं, स्टेटर के पेरीफेरी पे देख रहे हैं। इसका मतलब क्या बता रहा है हमें, मैकेनिकल डिग्री के बारे में बता रहा है। तो अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, अब हम इसको इलेक्ट्रिकल डिग्री में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो बीटा आया हुआ है हमारा, ये क्या है, ये मैकेनिकल है। अब ये अगर मैकेनिकल है तो इसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, बीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स इंटू पोल बाई 2, नंबर ऑफ स्लॉट्स इंटू पोल बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल में, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल में, और कितना हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू हमें यहाँ मिल जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 180, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई स्लॉट्स पर पोल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अब इलेक्ट्रिकल डिग्री में बीटा। अच्छा, अब बीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, बीटा नंबर ऑफ स्लॉट्स और किस पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ पोल्स पे। अब अगर हम मशीन का कंस्ट्रक्शन चेंज कर दें, मशीन का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा कर दें कि इसमें 4 पोल ला दें ना, 4 पोल ला देंगे तो क्या बीटा चेंज हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बीटा चेंज हो जाएगा। लेकिन साथ साथ और क्या चेंज करना होगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स चेंज करने होंगे। अब अगर हम नंबर ऑफ स्लॉट्स चेंज करेंगे तभी हमारा बीटा क्या होगा, चेंज होगा। पोल्स चेंज करो या ना चेंज करो, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जब तक हम मशीन का कंस्ट्रक्शन नहीं चेंज करेंगे तब तक हमारा बीटा हमेशा और हमेशा क्या होगा,
कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं फेज स्प्रेड के बारे में। फेज स्प्रेड का मतलब कि एक फेज का कितना ज़्यादा सीमा है, मतलब कितना ज़्यादा एक फेज फैला हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो एक फेज, जैसे ए फेज का बात करें तो ए फेज कितनी दूर में फैला हुआ है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए फेज यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है ना। ए फेज अब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है तो इसी को क्या बोलेंगे हम इसी को बोलेंगे फेज स्प्रेड, जिसको बोलेंगे सिग्मा एंगल। यही सिग्मा क्या होगा। अब चलो बताओ यहाँ पे बताओ एक फेज कितना कवर कर रहा है, तो 3 स्लॉट कवर कर रहा है ना। 3 स्लॉट, 3 क्या था यहाँ पे फेज बेल्ट था। फेज बेल्ट कितना था, m इज इक्वल्स टू कितना आया था, 3 आया था। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक फेज स्प्रेड कितना कवर कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, तो 3 स्लॉट कवर कर रहा है। अच्छा ठीक है, और एक स्लॉट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, एक स्लॉट बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो फेज बेल्ट का कितना एंगल हो जाएगा, फेज बेल्ट हमारा हो जाएगा m इंटू बीटा ना। अब जैसे अगर इसको बात करें, ये क्या है हमारा, ये बीटा है, तो टोटल एंगल कितना हो गया m इंटू बीटा, जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज इंटू जितना एक स्लॉट का एंगल होगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे लिखो फेज स्प्रेड, इट इज इलेक्ट्रिकल एंगल सबटेंडेड बाई ईच फेज अंडर ईच पोल एट सेंटर। सेंटर से ईच पोल ईच फेज पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हम तीसरा अगर सिग्मा इज इक्वल्स टू लिखें तो हम क्या लिखेंगे, m इंटू बीटा, जहाँ पे m क्या है, m है फेज बेल्ट और यहाँ पे बीटा क्या है, स्लॉट एंगल। ठीक है, अब सिग्मा जो हमारा होगा उसका वैल्यू क्या क्या होगा, तो सिग्मा का वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे अगर हम सिंगल फेज के लिए बात करें तो सिंगल फेज के लिए सिग्मा क्या होगा, 180 डिग्री। तो सिंगल फेज के लिए सिग्मा हम लिखेंगे 180 डिग्री। 2 फेज के लिए हमारा सिग्मा जो होगा वो होगा 90 डिग्री। और अगर हम 3 फेज का बात करें तो सिग्मा हमारा जनरली क्या लिया जाएगा, 60 डिग्री। और अगर ज़्यादा वोल्टेज में कमी लाना है तो कितना कर सकते हैं, 120 डिग्री भी कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रेफर जनरली हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो 120 डिग्री को क्यों नहीं प्रेफर करते, इस पॉइंट को लिखो, वी नेवर यूज वाइड स्प्रेड। ये वाइड स्प्रेड हो जाएगा ना, क्योंकि जितना ज़्यादा एंगल उतना ज़्यादा एक फेज स्प्रेड हुआ होगा। तो लिखो वी नेवर इज यूज वाइड स्प्रेड बिकॉज वोल्टेज अवेलेबल इज रिड्यूस्ड वेरी मच, बिकॉज वोल्टेज अवेलेबल इज रिड्यूस्ड वेरी मच। तो इस वजह से हम 120 डिग्री 3 फेज में नहीं प्रेफर करेंगे। क्या प्रेफर करेंगे हम जनरली 60 डिग्री प्रेफर करेंगे 3 फेज में ना। केवल 3 फेज में ही तो डाउट है, तो 3 फेज में जनरली हम क्या प्रेफर करेंगे, 60 डिग्री प्रेफर करेंगे। इतना क्लियर है। अब चलो अब बात करते हैं कि ये टर्म्स जानने के बाद कि जैसे मान लो हमारा ये स्टेटर था ना। अब अगर हमारा ये स्टेटर था तो इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है जैसे रोटर होगा, यहाँ पे सैलिएंट पोल या सिलिंड्रिकल पोल रोटर होगा, तो वो क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब इस पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है वो क्या होगा, तो जैसे मान लो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, चलो एक डायग्राम और बनाते हैं वहाँ पे, तो फिर वहाँ देखेंगे हम लोग कि जैसे मान लो यहीं पे देखते हैं, केवल कुछ ही स्लॉट बनाएंगे, पूरा स्लॉट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम कुछ ही स्लॉट बनाएं तो उसमें देखेंगे हम कि ये जो स्लॉट्स में कंडक्टर हैं इसमें जो कंडक्टर्स हैं उस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। तो चलो मान लेते हैं हमारा जो पोल है वो कैसा बना हुआ है, वो पोल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे, बस बी को इसका फंक्शन लेना होगा, साइन और कॉस जो भी होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये अगर पोल हमारा बना हुआ है
रोटर पे, तो ये नॉर्थ पोल और ये मान लेते हैं साउथ पोल है। अब अगर ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है तो इस कंडक्टर पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा होगा ना, इस कंडक्टर पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा होगा। अब मान लेते हैं ये कितने पे है, ये हमारा थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे है, ये थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे है, ये थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पे है। इसके बारे में हम पहले जानते थे, तो ये एंगल्स बता रहा है। अब एक स्लॉट कितना एंगल सबटेंड करता है, एक स्लॉट हम जानते हैं बीटा एंगल सबटेंड करता है। अब अगर एक स्लॉट बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो ये बीटा है हमारा, तो हम क्या बोलेंगे, दूसरे स्लॉट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है वो कितना आएगा, तो दूसरे स्लॉट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो हमेशा और हमेशा क्या आएगा, बीटा डिग्री बाद आएगा। मतलब अगर यहाँ पे हम मान लें, यहाँ पे हम माने कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कंडक्टर पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है E1 आ रहा है, तो इस पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा E2 वो कितना डिग्री बाद आएगा, जैसे ये थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे है तो ये थीटा इज इक्वल्स टू बीटा डिग्री पे आएगा ना। ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करें तो E3 में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितने पे आएगा, वो थीटा इज इक्वल्स टू 2 बीटा पे आएगा। ऐसे ही E3 E4 E5 इन सब पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितने पे आएगा, वो थीटा इज इक्वल्स टू कितने पे आएगा, वो थीटा इज इक्वल्स टू B3 B4 इन सब पे आएगा। बात समझ रहे हो ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो कंडक्टर्स बनाए हुए हैं ये कंडक्टर्स यहाँ पे बनने चाहिए रियल में, ठीक है, वो मिस्टेक हुआ है उसको हम लोग सही कर लेंगे। ये कंडक्टर्स जो यहाँ बना हुआ है ये कंडक्टर्स रियल स्टेटर का बना रहे हैं ना, तो स्टेटर का यहाँ पे क्योंकि ओपन स्लॉट होता है, हम क्या बना चुके हैं, हम क्लोज स्लॉट बनाए हैं, क्लोज स्लॉट नहीं होता है, ओपन स्लॉट होता है, ठीक है। इन सब के बारे में पहले डिस्कशन करे हुए हैं। अच्छा अब चलो यहाँ पे जो स्टेटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ ये जैसे ऐसे बनाना है, ठीक है। जो स्टेटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ आया हुआ है, ये स्टेटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ हम अगर लिखना चाहें कि चलो बताओ इनमें फेज शिफ्ट बीटा बीटा डिग्री है, तो इनका फेजर डायग्राम बनाओ। फेजर डायग्राम अगर इनका बनाओगे तो कैसे बनाएंगे हम फेजर डायग्राम, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, जैसे मानो यहाँ पे अगले पेज पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम बात करें कि E1 बनाना है हमें, तो E1 कहाँ बनेगा, तो मान लेते हैं E1 इधर बन रहा है। अगर मान लो ऐसा कि ये E1 बन रहा है तो E2 कहाँ बनेगा, तो E1 से बीटा डिग्री पे क्या बनेगा हमारा, तो E1 से बीटा डिग्री पे क्या बनेगा, E2 बनेगा। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमारा बीटा होगा। फिर उसके बाद E2 से बीटा डिग्री पे क्या बनेगा, E2 से बीटा डिग्री पे E3 बनेगा। ऐसे ही आगे चलते अगर चले जाएंगे तो इससे कुछ बीटा डिग्री बाद क्या बनेगा, इससे बीटा डिग्री बाद E4, फिर उसके बाद इससे आगे बीटा डिग्री बाद क्या बनेगा, E5 बनेगा ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद E5 बनेगा, हम मान लेते हैं EM बनेगा ना। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पे बनेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ बनेगा, इसको मान लेते हैं ई रिजल्टेंट। यहाँ पे EM क्यों बोले, क्योंकि हम हमेशा किसके लिए बात करेंगे, हम हमेशा बच्चा यहाँ पे एक फेज के लिए बात करेंगे, एक फेज के लिए बात करेंगे। मतलब ये जो सेंटर से एंगल सबटेंड कर रहा होगा ये टोटल एंगल कितना होगा, एक फेज का स्प्रेड होगा। एक फेज का मतलब कि एक फेज जितनी दूर में फैला होगा, तो ये कौन सा एंगल होगा, ये हमेशा हमारा एम बीटा एंगल होगा। बात समझ में आया। तो एम बीटा एंगल है तो एक स्लॉट अगर बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो टोटल एम स्लॉट कितना एंगल सबटेंड करेगा, एम बीटा। तो मतलब यहाँ पे कितने स्लॉट है पर फेज, यहाँ पे पर फेज अगर हम बात करें तो कितने स्लॉट है पर फेज, हमारे एम स्लॉट्स हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर तुम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो या फिर यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, तो कितने फेज के लिए बात कर रहे हो, केवल एक फेज के लिए बात कर रहे हो। वो कौन सा, ABC, कोई भी फेज हो सकता है। क्लियर है। अच्छा अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि चलो ये एम बीटा सबटेंड कर रहा है, ठीक है। एक स्लॉट टोटल कितना सबटेंड करेगा, अब हम समझ रहे हैं कि एक स्लॉट हमारा कितना सबटेंड करेगा, एक स्लॉट बीटा सबटेंड करेगा। क्योंकि ये E1 EMF कौन सा है, ये जो स्लॉट पहले स्लॉट में कंडक्टर है उस पे इंड्यूस्ड EMF है, मतलब बीटा डिग्री में जो EMF आएगा वो E1 होगा। फिर उसके बाद एक बीटा बाद जो एंगल आएगा उसको क्या बोलेंगे, E2 बोलेंगे। अच्छा ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1/2 और ये भी क्या हो जाएगा E1/2। लेकिन हम क्या जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग मतलब सब में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, सेम है, स्लॉट का जो शेप है वो भी सबके लिए क्या है, सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लिखें कि चलो बताओ E1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम बोलेंगे E होगा, E2 इज इक्वल्स टू भी क्या होगा, E होगा, E3 इज इक्वल्स टू E होगा और EM इज इक्वल्स टू भी क्या होगा, E होगा ना। अब अगर सब वोल्टेजेस सेम है तो बताओ ये कितना हो जाएगा E/2, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा E/2 हो जाएगा ना। अब कुछ नाम देते हैं, इसको O नाम देते हैं, इसको A और इसको चलो इस पॉइंट को हम लोग B नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल OAB में देखो तो ट्रायंगल OAB में बताओ हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये बीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल अगर हम बात करें ये एंगल क्या हो जाएगा β/2 हो जाएगा ना। ये एंगल कितना हो जाएगा β/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे AB डिवाइडेड बाई OA इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाई OA इज इक्वल्स टू साइन β/2 ना। अब AB का वैल्यू कितना है, तो AB का वैल्यू हमें दिया हुआ है, AB का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है E/2। AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है E/2, तो क्या लिखेंगे E/2 डिवाइडेड बाई OA इज इक्वल्स टू साइन β/2 इज इक्वल्स टू साइन β/2। तो यहाँ से बताओ E इज इक्वल्स टू कितना आ गया, तो E इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है 2OA साइन β/2। तो ये हमारे पास E आ गया है ना। अच्छा E आ गया, अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से भी एक एंगल सबटेंड करो। यहाँ से कितने का एंगल सबटेंड करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ से हम अगर ये टोटल m बीटा है तो बताओ ये ग्रीन वाले से ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा m β/2 ना। अब अगर ये एंगल m β/2 हो गया तो फिर से OABC यहाँ तक देखें तो चलो ये टोटल E रिजल्टेंट है तो ये इतना आधा क्या हो जाएगा E रिजल्टेंट बाई 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से फिर ट्रायंगल OAC में हम देखें तो OAC में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वापस से AC डिवाइडेड बाई OA इज इक्वल्स टू साइन, अब एंगल कितना हो गया है m β/2, तो साइन m β/2 हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ से AC की जगह क्या लिखेंगे, AC की जगह हम लिखेंगे E रिजल्टेंट डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई OA इज इक्वल्स टू साइन m β/2 और यहाँ से E रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2OA साइन m β/2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक ना। तो एक E रिजल्टेंट आ गया और एक क्या आ गया E आ गया। ये जो E रिजल्टेंट है ये किसके लिए आया हुआ है, क्या ये E रिजल्टेंट इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया हुआ है ना। अब अगर मान लो यही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या बताए थे तुमको, कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क ये बताए थे कि जो कंसंट्रेशन होता है उसमें क्या किया जाता है, एक ही स्लॉट में सारे नंबर ऑफ टर्न्स जोड़ दिए जाते हैं। अब अगर एक ही स्लॉट में सारे नंबर ऑफ टर्न्स एक ही जगह पे रख दिए जाएंगे तो क्या उसमें फेज का डिफरेंस आएगा, बिल्कुल नहीं, कोई ईएमएफ में फेज का डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक स्लॉट में कंडक्टर्स हैं, और हर एक स्लॉट अगर बीटा डिग्री पे है तो एक स्लॉट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो दूसरे स्लॉट से कितने फेज के डिफरेंस पे होगा, वो हमेशा और हमेशा बीटा के फेज डिफरेंस पे होगा। अब अगर ये दोनों में या सब में बीटा का फेज डिफरेंस है तो इसको हम किस में बनाएंगे, फेजर फॉर्म में बनाएंगे, वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे। लेकिन जब कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगा वहां पे बताया गया था ये कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हमेशा स्केलर के फॉर्म में बनेगा। अब अगर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में एक ही जगह कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए यहां पे हम बात करेंगे फॉर कंसंट्रेटेड, चलो आगे वाले पेज में बात करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का ईएमएफ, तो क्या लिखेंगे, ई डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल्स टू ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2OA साइन ऑफ एम बीटा बाई 2। ये डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए आ गया। अब अगर हम कंसंट्रेटेड के लिए बात करेंगे तो कंसंट्रेटेड में जो ईएमएफ होगा वो कैसे इंड्यूस होगा, वो E1 फिर उसके बाद E2 फिर उसके बाद E3 फिर अप टू EM। समझ में आया। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमारा होगा वो कितना होगा, ये रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का रिजल्टेंट है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज को कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का रिजल्टेंट बोलेंगे। ये कितना आएगा, तो ये जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का ईएमएफ होगा इसको हम लिखेंगे कंसंट्रेटेड इज इक्वल्स टू एम इंटू ई। अगर एक का ई है इसका भी ई है, सबका ई होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, ठीक है। तो सबका अगर ई होगा तो हम क्या बोलेंगे, टोटल एक फेज एम कवर कर रहा है तो कितना होगा, एम इंटू ई होगा। अच्छा ठीक है, ई कंसंट्रेटेड इज इक्वल्स टू एम इंटू ई हो गया। तो चलो यहाँ पे बताओ ई डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, एम इंटू ई की जगह क्या लिखेंगे, 2OA साइन बीटा बाई 2 लिखेंगे। यहाँ से ई का एक का तो आ गया है ना हमारा ई 2OA साइन बीटा बाई 2। अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, अगर हम लिखें ई डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाई ई कंसंट्रेटेड तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड में, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड में लिखेंगे 2OA साइन एम बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई एम इंटू 2OA साइन बीटा बाई 2 ना। तो यहाँ से ई डिस्ट्रीब्यूटेड और ई कंसंट्रेटेड को ही हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मतलब KD इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, KD इज इक्वल्स टू आ गया 2OA से 2A कैंसल साइन एम बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई एम साइन बीटा बाई 2। और यही किसके बराबर होता है, क्या यही साइन सिग्मा बाई 2। चलो इसको बाद में बताएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी दिक्कत आएगा भी, हम लोग कुछ जानेंगे कि हाई स्लॉट के लिए क्या होता है ना। अच्छा यहाँ से हमें पता क्या चला, यहाँ से हमें पता चला कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होगा, वो होगा KD टाइम्स कंसंट्रेटेड वाइंडिंग ना, KD टाइम्स कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। मतलब कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, वो हमेशा और हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ से ज़्यादा होगा। क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, KD का वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्योंकि साइन का फंक्शन है, साइन कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन हमेशा और हमेशा 0 से 1 के बीच का होता है। बात समझ में यहाँ तक। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये जो KD आया हुआ है इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो जब सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे जब वाइंडिंग करेंगे तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग भी बात करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी बात करेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वहाँ लिखेंगे वो यही वाला फैक्टर लिखेंगे, समझे बात को। और जो शॉर्ट पिच एंगल वाला फैक्टर लिखेंगे, मतलब शॉर्ट पिचिंग फैक्टर या कॉर्डिंग फैक्टर, उसको वहाँ से डिराइव करके लिखेंगे हम लोग। अच्छा तो इसके कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा होगा वो क्या होगा, वो लेस देन पहले से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा होगा उससे कम होगा। बात समझे यहाँ तक ना। चलो यहाँ पे लिखो, हियर KD इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, KD इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड E concentrated is always greater than E डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ घाटा भी होता है और कुछ फ़ायदा भी होता है, समझ में आया इतना। अच्छा अब बात करते हैं कि अगर nth हार्मोनिक के लिए हम बात करें कि टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक तो उसके लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक। अब अगर nth हार्मोनिक के कंटेंट को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या ईएमएफ आ रहा है उसको ख़त्म करना होगा। जैसे यहाँ पे फॉर 2 पोल, 2 पोल के लिए, फॉर
टू पोल फ्रीक्वेंसी इज एफ ना, फॉर टू पोल फ्रीक्वेंसी इज एफ होगा, तो फॉर और ये एफ फ्रीक्वेंसी किसके लिए होता था, ये एफ फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के लिए होता था। जैसे अगर देखो यहाँ पे यार, तो इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वेव है किसी भी चीज़ का, वोल्टेज करंट या फ्लक्स का। अब चलो इसका जो फंडामेंटल होगा, अगर इसका फंडामेंटल ये है, इसका फंडामेंटल ये है, तो जो थर्ड हार्मोनिक होगा वो क्या होगा, वो हमारा कुछ ऐसा होगा, वो थर्ड हार्मोनिक ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर थर्ड हार्मोनिक ये है तो जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें वो ऐसे फ्लैट टॉप्ड मिलता है। तो वही तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे हार्मोनिक्स आ गया है। अच्छा ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट है हमारा, फंडामेंटल, ये होगा थर्ड हार्मोनिक ना। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो थर्ड हार्मोनिक है, जो थर्ड हार्मोनिक है ये क्या कर रहा है, ये हमारे फंडामेंटल को कमज़ोर कर दे रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, थर्ड फिफ्थ ये सब हार्मोनिक हटाना होगा। अच्छा, हम लोग इंडक्शन में भी बात किए हैं कि हमेशा और हमेशा साइनोसॉइडल वेव में क्या होगा, हमेशा और हमेशा ऑड हार्मोनिक्स होंगे। इवन हार्मोनिक्स पहले ही एलिमिनेटेड होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जो साइनोसॉइडल वेव बनता है वो हमेशा और हमेशा हाफ वेव सिमेट्री होता है। अगर वो हाफ वेव सिमेट्री है तो हम बोल सकते हैं कि जो इवन हार्मोनिक्स हैं वो पहले से ही एलिमिनेटेड रहते हैं, तो बचता कौन है, केवल और केवल ऑड हार्मोनिक्स। अब ये ऑड हार्मोनिक्स हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, इस फंडामेंटल को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज़ जो हमारा पर्पज़ है जानने का, वो हम अगर डिस्कस करें तो बताओ, अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल होगा ना, तो यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं, ये नॉर्थ तो ये साउथ, नॉर्थ साउथ ऐसे पोल्स बनेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि चलो एक बात करते हैं फंडामेंटल के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, और एक बात करते हैं थर्ड के बारे में, और एक बात करते हैं nth के बारे में। तो अगर फंडामेंटल के बारे में बात करें तो फंडामेंटल में कितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे, p नंबर ऑफ पोल्स होंगे, और फ्रीक्वेंसी कितना होगा, f होगा। फंडामेंटल में जैसे देखो दो पोल्स हैं, एक दो पोल्स हैं, और फ्रीक्वेंसी कितना मान लेते हैं, ये एक फ्रीक्वेंसी। तो थर्ड में कितना दिख रहे हैं, थर्ड में हमें 1 2 3 4 5 6 पोल्स दिख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 3p पोल्स हैं थर्ड में, 3 गुना हो जा रहा है। पहले में अगर 2 पोल्स हैं फंडामेंटल में, तो थर्ड में 6 पोल्स, इसका मतलब 3 गुना हो जा रहा है। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, फ्रीक्वेंसी भी 3 टाइम्स, मतलब अगर जितने में ये एक साइकिल आ रहा है फंडामेंटल, उतने में हमारा जो थर्ड का कंटेंट है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी भी कितना हो जाएगा, 3f। तो ऐसे ही nth के लिए बोल सकते हैं ये np हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, nf हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में जब kd इज इक्वल्स टू लिखोगे, जैसे चलो इलेक्ट्रिकल एंगल जो होगा वो क्या होता है, वो p/2 मैकेनिकल एंगल होगा। अब पोल्स कितने हो जाएंगे, अगर हम ये फंडामेंटल के लिए बोल रहे हैं तो nth के लिए ये कितना हो जाएगा, थीटा n इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे np, पोल्स चेंज हो रहे हैं केवल, तो np डिवाइडेड बाई थीटा m हो जाएगा ना। तो अगर जो भी एंगल है वो n टाइम्स हो जा रहा है फॉर nth हार्मोनिक के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर nth हार्मोनिक, फॉर nth हार्मोनिक kdn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ nth हार्मोनिक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन m n बीटा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि बीटा क्या है, m बीटा एंगल है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे m इंटू साइन n बीटा बाई 2 ना। अब इसी को एलिमिनेट करना है, तो इसको जब एलिमिनेट करना होगा तो इसका एक वैल्यू क्या रखना होगा, 0। अब बताओ साइन n m बीटा बाई 2
इज इक्वल्स टू कितना होगा 0। अब ये 0 कब हो सकता है, जब साइन 0 0 हो, लेकिन 0 हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम कुछ एंगल हमें निकालना है ना। 0 डिग्री तो किसी के लिए भी बोल सकते हो, लेकिन हमें कुछ एंगल चाहिए कि किस डिग्री पे अगर हम एंगल सबटेंड करें, बीटा को इतना रखें या स्लॉट एंगल को इतना रखें या फिर फेज स्प्रेड को इतना रखें कि ये चीज़ें हो जाएंगी। तो कितना, चलो यहाँ पे अब हम लिखेंगे साइन एन, सॉरी ये जो एन एम इंटू बीटा बाई 2 है, ये किसके बराबर हो जाए, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाए। अच्छा, अगर ये 180 डिग्री के बराबर होगा तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि हमारा जो एम बीटा हो वो कितना हो जाए, वो हो जाए 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन के बराबर हो जाए। और यही क्या है, यही हमारा फेज स्प्रेड है। मतलब फेज स्प्रेड को कितना रखना होगा हमें, फेज स्प्रेड को अगर हम 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, एन क्या है, nth हार्मोनिक है, एन रखेंगे। जैसे थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो फेज स्प्रेड कितना रखो, फेज स्प्रेड रखो थर्ड 360 डिवाइडेड बाई 3 कितना 120 डिग्री पे रखो। और अगर हमें फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो क्या रखोगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 रख दोगे वहीं पे। बात समझ में आया यहाँ पे। अच्छा, तो यही था हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है इसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने होते हैं। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि नंबर ऑफ स्लॉट्स, लिखो यहाँ पे इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स आर ऑलवेज हाई, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स आर ऑलवेज हाई। सो अब यहाँ पे देखो बीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो, बीटा इज इक्वल्स टू लिखते हो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई स्लॉट्स पर पोल ना। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्लॉट्स अगर हाई ले लिए हो, नंबर ऑफ स्लॉट्स हाई लो लोगे तो बीटा कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बीटा हम क्या बोलेंगे, लो वैल्यू का आएगा। अब अगर बीटा हमारा जो एंगल है वो लो वैल्यू का हो गया है और वो लगभग कितना होता है, लगभग ये 20 डिग्री या फिर चलो बोल दो 10 डिग्री होता है। अब अगर ये लगभग 10 डिग्री हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, जब ज़्यादा नंबर ऑफ स्लॉट्स लोगे तभी ऐसा होगा। बात समझ में आया। इफ स्लॉट्स आर हाई तभी ऐसा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन, इसलिए साइन एम बीटा बाई 2 या फिर साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा लगभग ये किसके बराबर हो जाएगा, बीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पे ये डिग्री के बराबर है तो ये किस में होना चाहिए, ये हमारा रेडियन में होना चाहिए। तो किस में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। समझे बात को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए के डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के डी इज इक्वल्स टू साइन एम बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई एम साइन बीटा बाई 2, ये था ना। अब इसको लगभग क्या लिखेंगे, साइन बीटा बाई 2 को, तो साइन बीटा बाई 2 को हम लगभग लिख देंगे के डी इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली साइन एम बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई एम इंटू इसका वैल्यू लगभग बीटा बाई 2 के बराबर होगा। अब चलो बताओ एम बीटा क्या लिखते थे हम एम बीटा लिखते थे फेज स्प्रेड। तो अगर सिग्मा इज इक्वल्स टू एम बीटा यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन सिग्मा बाई 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई 2। समझे। तो ये हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। कहीं पे भी अगर डायरेक्टली फेज स्प्रेड दे रहा है तब ऐसे लिखेंगे, और अगर हमारे फेज बेल्ट के बारे में और नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल के बारे में, मतलब स्लॉट पिच के बारे में बात कर रहा है तो स्लॉट पिच के लिए कुछ इक्वेशंस इस तरीके से लिखेंगे। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.